आज राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अंतरिम बजट पेश किया। बजट को लेकर किसको क्या मिला, क्या नहीं मिला, भीलवाड़ा जिले के लिए क्या रहा, इन सभी बिंदुओं पर राजनीतिक दलों का क्या नजरिया है, जानते हैं लोकवाणी की रिपोर्टर हर्षिता सेन के साथ। आज हमारे साथ में कांग्रेस और भाजपा के कुछ प्रतिनिधि आए हैं किसी मुद्दे पे डिबेट करने के लिए। मुद्दा हम आपको बता देते हैं। आज राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया है। बजट में क्या क्या अच्छी चीजें रही और क्या क्या खामियां रही, उस चीज पे आज हम बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस से। हमारे साथ में कांग्रेस की तरफ से आए हैं रेखा हिरण जी, जो कि महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। उसके बाद हमारे साथ है ओम प्रकाश जी एडवोकेट, जो पूर्व सचिव जिला कांग्रेस कमेटी के रहे हैं। इधर हमारे साथ में आए हैं ज्योति आशीर्वाद जी, जो पूर्व जिला उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षद रहे हैं। साथ में हमारे हैं अंकुर बोरदिया जी, जो जिला प्रवक्ता हैं भाजपा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जो है हम कांग्रेस से बात करना चाहेंगे। कांग्रेस, आपके हिसाब से क्या ये बजट जो है, क्या ये लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा है? सर, बिल्कुल खरा नहीं उतरा है। जिस प्रकार से पर्ची भेजकर दिल्ली से सीएम की घोषणा हुई, उसी प्रकार से बजट भी दिल्ली से आया है। किसी भी प्रकार का लोगों में कोई उत्साह नहीं, ऐसी कोई योजना या ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई जिससे आमजन उत्साहित हो और आमजन इस बजट की तारीफ कर सके। तो सर, दिल्ली से आना कोई गलत चीज है इसमें? दिल्ली से आना गलत चीज नहीं है, क्योंकि आप में भी इतनी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए कि राज्य का फैसला राज्य की सरकार करे, राज्य के चुने हुए जनप्रतिनिधि करे, न कि दिल्ली में बैठे हुए जनप्रतिनिधि आपके सरकार का फैसला ले। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये पर्ची की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी को नहीं आता है। ये विपक्ष का काम है, उन्हें मुद्दे चाहिए होते हैं, तो उन्होंने उस पर्ची को मुद्दा बना दिया। इसका दूसरा पहलू ये है कि राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका अटूट विश्वास हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर है। और नरेंद्र मोदी जी का कहा हुआ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक दूरदर्शी सोच के साथ कहा हुआ होता है, और वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता तक के लिए सर्वमान्य होता है। इसलिए ये पर्ची की राजनीति हम नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं। उनका सवाल ये था कि उन्होंने सीधा सीधा आपके पार्टी पे ये कहा है कि बौद्धिक क्षमता आप में इतनी होनी चाहिए कि केंद्र से ना आए बजट, ये उन्होंने कहा है। नहीं, देखिए क्या है कि सबसे पहले तो मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा और वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज जो अंतरिम बजट राजस्थान की जनता के सामने पेश किया है, ये निश्चित रूप से आने वाले विकसित राजस्थान की एक तस्वीर हमें दिखाता है। और उससे भी ज्यादा मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे माननीय नेताओं का कि उन्होंने विगत 5 वर्षों की कांग्रेस सरकार का चेहरा भी इस बजट के माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने रखा है। हम बौद्धिक क्षमता की अगर बात ये करते हैं तो हम विकास की बात करते हैं। आज सीधे सीधे इस बजट के माध्यम से जनता को कम से कम इतना तो पता चला कि जो सरकार 5 साल पहले यहाँ शासन के लिए आई और 5 साल बाद आप जब यहाँ से उनकी विदाई हुई है, वो राजस्थान की जनता पर लगभग 5,79,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ कर गई है। प्रति व्यक्ति पर ऋण भार 78,000 रुपए से भी ज्यादा का वो छोड़ के गई है। कम से कम इस अंतरिम बजट के माध्यम से जनता को आज इस चेहरे को तो देखने को मिला है। ये जवाब कांग्रेस की तरफ से मैं जानना चाहूंगी कि इतना बजट, इतना जो कर्ज छोड़ के गई है ये पुरानी सरकार, इतना कर्ज कैसे हो गया? और दूसरा सवाल, इसके जब इनका जवाब आएगा तब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसमें कुछ ऐसा नहीं निकला है, अभी जो अंतरिम बजट आया है इसमें कोई तरीका नहीं बताया कि कर्ज कैसे उतरेगा। तो इसका जवाब मैं आपसे बाद में चाहूंगी। पहले सर आप बताइए कि इतना कैसे हुआ कर्जा? राजस्थान में पूर्व की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार ही इतना कर्जा छोड़ के गई थी, जबकि केंद्र में उनकी बीजेपी सरकार थी। इसके बावजूद भी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जो सरकार चली थी, उन्होंने इतना कर्जा छोड़ा था, तो ऑब्वियसली जो कर्जा था उस कर्जे के अकॉर्डिंग वापस कर्जा बढ़ता गया। तो ये तो राजस्थान गहलोत सरकार ने तो कोई कर्जा छोड़ा नहीं।
गहलोत सरकार ने तो कोई कर्जा नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि ऐसी योजनाएं चलाई जिसमें आम जन को प्रत्येक प्रकार की सुविधा दी। आज का जो बजट आया है, आज के बजट में एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जिससे आम जन को कोई लाभ। आज जो आप प्रश्न मुझसे पूछना चाह रहे थे, मैं उससे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्जा छोड़ के गई थी, तो अशोक गहलोत जी की सरकार ने उसको कम करने के लिए क्या किया? हमने जो ये कर्जा हुआ है, वो कर्जा जब हम सरकार में कोई योजनाएं लाएंगे तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हमारे को केंद्र सरकार से कभी कोई सहयोग पूर्ण रूप से नहीं मिला था। यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार का प्रॉपर वे में सहयोग करती तो इतनी नौबत। केंद्र सरकार के सहयोग की तो बात दूर, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो योजनाएं लागू की है उनको राज्य में लागू ही नहीं होने दिया कांग्रेस ने। राजस्थान सरकार में ऐसा क्यों हुआ सर? केंद्र सरकार ने तो बहुत ही जो जितनी भी योजनाएं थी वो एक बहुत स्मॉल स्केल पे थी। जो गहलोत सरकार ने जो घोषणाएं की, वो घोषणाएं प्रत्येक व्यक्ति आज इतनी बड़ी योजनाएं फायदा मिला है। चिरंजीवी योजना जो लागू की वो गहलोत सरकार ने लागू की थी, जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त था। यहाँ तक कि एक्सीडेंट में जो दुर्घटना बीमा था उसमें भी उन्होंने मुआवजा राशि बढ़ाई थी। 5 लाख रुपए तक मृतक को मिल रहे थे, उसमें 10 लाख तक का प्रावधान किया गया प्रत्येक प्रकार से। जो योजना है क्या इसकी वजह से इतना कर्ज बढ़ा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस की किसी भी योजना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद नहीं किया है। अभी आरजीएचएस को भी सरकार ने रोका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने। आपने ओपीएस तक बंद कर दी। आपकी सरकार आते ही आपने ओल्ड कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी नहीं आती, ओल्ड पेंशन ईआरसीपी लाने वाली भारतीय जनता पार्टी। उस ओल्ड पेंशन स्कीम को आपने पदभार ग्रहण करते ही दूसरे दिन बंद कर दिया। राज्य कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन का फायदा मिलना था, उन सभी पेंशनों को आपने बंद कर दिया। सरकार ने आते ही इस ओपीएस पर आप इनसे जवाब पूछे, ओपीएस पे इनके ऊपर क्या जवाब? एक मिनट सर, अब ये तो इन्होंने बता दिया कि बीजेपी ने पहले से कर्जा छोड़ा था, उसके आगे और थोड़ा कर्जा हो गया, और ये चीज आप मत कीजिएगा कि पुराना जो कर्जा है उसके लिए क्या किया। आप अब ये बताइए, आज का जो बजट आया इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि कर्जा कैसे उतरेगा? देखिए, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है ये अंतरिम बजट है। लोकसभा चुनावों के बाद मुख्य बजट पेश किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले 3 से 4 महीनों के जो व्यय होने वाले मिनी बजट कोई देख सकती है, इतना बम्पर बजट है, मिनी बजट है जब ये, तो सोचो आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद कितना बजट कितनी मजबूती से रखा जाएगा और कितनी जनहित में रखा जाएगा। अभी हर चीज को छुआ है हमारी इस बजट ने। आप मुझे बता दो कि किस पहलू को नहीं छुआ है जनता से रिलेटेड, मुझे ये एक चीज भी बता दो। एक मिनट, आपकी जो बात चल रही थी उसे आप कंटिन्यू कीजिए कि आप अंतरिम बजट है, अंतिम बजट में शायद तक कोई तोड़ निकलेगा। नहीं, निश्चित रूप से निकलेगा, निश्चित रूप से इसको तोड़ने का हमने जो दूसरे लोगों से बात करी उसके हिसाब से ये कि टैक्स या दूसरा और लोन कर्जा लेकर के फिर इस कर्जे को उतारेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने टैक्स नहीं बताया है, और लोकसभा चुनाव के बाद जब अंतिम बजट आएगा तब टैक्स बढ़ाएंगे, तब जनता का गला तब घोटा जाएगा इनके द्वारा। अभी जनता का गला घोटने की प्रक्रिया को बाद में घोटा जाएगा। उससे पहले तो उन्होंने घोषणा की कि हमें जनता का गला कैसे घोटना है। नहीं, आप इसके लिए भी पहले से ही कयास इस चीज के लिए कैसे लगा रहे हैं कि ऐसा होगा। अभी ये मिनी बजट आया है, आप उसका इंतजार तो कीजिए एक बार। पहले ही अपन ये कहते हैं ऐसा होगा। आज जब अंतरिम बजट में एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ा हो। कोई भी विषय हो, कोई भी सुविधा हो, किसी भी तरह की, भले बिजली की सुविधा, भले पानी की सुविधा, भले शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, उद्यमिता की बात करें, किसानों की बात करें, हर एक क्षेत्र को इस अंतरिम बजट में राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन अगर कांग्रेस के मेरे भाई ये चाहते हैं कि जो काम वो 5 साल में नहीं कर पाए वो काम हम 2 महीने में करके दे दें, तो ये तो सिर्फ हवाई बातें हैं। लेकिन आपने 2 महीने नहीं, आपने 2 दिन में किया है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको बंद किया, लेकिन हम 5 वर्षों में जो करना चाहते हैं उसका एक ट्रेलर इस अंतरिम बजट में देखा जा सकता है। एक भी ऐसा विषय अगर मेरे साथी बता दें जिसे नहीं छुआ हो या जिसमें जनता को राहत देने की बात नहीं की गई हो, तो ऐसा कोई विषय हो तो हमारे साथी बता दें। जो योजना है उनको कोई योजनाओं में तो इन्होंने नाम चेंज करके रख दिया, वैसे रख दिया। इनके द्वारा शिक्षा के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। पहले जो 8वीं तक
फ्री थी, गहलोत सरकार ने बिल्कुल मुफ्त शिक्षा कर रखी थी। इन्होंने आज पीजी से केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री की है और 1000 रुपए, जो 1000 रुपए से क्या एक बच्चा पढ़ाई कर सकता है क्या? उन्होंने कुछ भी नहीं किया महिलाओं के लिए। ये बोल रहे हैं महिलाओं के विकास के, महिलाओं के उद्योगों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आज जो पेट्रोल के दाम है वो वैट बिल्कुल भी कम। मोदी सरकार ने जब चुनाव आए थे विधानसभा के, जो बड़ी बड़ी सभा हुई, खुल्लम खुल्ला बोला था कि सारी वैट हटा दिया जाएगा, महंगाई हटा दी जाएगी, ये हटा दिया जाएगा। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सब मतलब फेक था कि लपेटे जाओ जनता को, मतलब अंधा बना रहे हैं जनता को, जैसे गुमराह कर रहे हैं ये लोग। मोदी सरकार पूरी जनता को गुमराह कर रही है। जी से चाहूंगी ज्योति जी से चाहूंगी। मैडम आप कह रही है महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है? हाँ? आप मुझे ये बताइए कि पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए आज जो घोषणाएं करी है वो आपने सुनी है? सुने, बिल्कुल तो सुने। उससे आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? दूसरी बात, आप एजुकेशन से रिलेटेड बात करती हैं, तो आपने एजुकेशन से रिलेटेड आपने आज सुना होगा कि केजी से पीजी तक महिलाओं को, लड़कियों को, मींस फीमेल को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये भी आपने सुना होगा। लड़की होने पर 1 लाख का बॉन्ड दिया जाएगा, ये भी आपने आज सुना होगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। पहले ही दे रहे हैं क्या ये सब योजना सरकार क्या तेरी मोबाइल बांट रही है महिलाओं को? मोबाइल बांटे हैं, काम करनी और ऐसे काम करनी आज वो भी चुनावी आपके द्वारा रोका गया है। मैडम महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाए और मोबाइल दिया जाए। शिक्षा से वंचित करके मोबाइल देना, आपकी सरकार आते ही बंद कर दी सारी योजनाएं। तो उसी वक्त चिरंजीवी योजना, मोबाइल देना एक अच्छी योजना थी क्या? ये बंद किया है। मैं तो इसके आज लिए मोदी धन्यवाद सरकार देती हूँ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आधुनिक को। युग में आगे बढ़ना चाहिए। आज आगे महिलाओं को आधुनिक युग मोबाइल से की शिक्षा ऑनलाइन प्राप्त शिक्षा करना से आगे बढ़ना चाहिए। और और आप भी कह रहे हो कि मोबाइल शिक्षा से आगे बढ़ सकते हैं या मोबाइल तो से? ये टेक्नोलॉजी नहीं है, आज के जमाने की टेक्नोलॉजी। महिलाओं को पीछे रखना चाहते हैं, इसलिए आप मोबाइल नहीं बांटना चाह रहे हो। आज पढ़ाई इसी के थ्रू हो रही है। आज जब कोविड था मोबाइल से पढ़ाई होती है मैडम, ऑनलाइन पढ़ाई, मोबाइल से पढ़ाई होती है। ऑनलाइन मैडम मैं 1 मिनट आपको रोकना जो चाहूंगी। पुस्तकालय खोले जा रहे हैं वो बेकार है। 1 मिनट, आप ये सिर्फ मुझे इतना बताइए कि मोबाइल की आप जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा और रुक गई, क्यों रोकना इसको ठीक रहा? मोबाइल में ऐसी क्या दिक्कत है? मैडम इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स, मैं मानती हूँ मेरिट्स भी हैं, बट डीमेरिट्स बहुत ज्यादा हैं कि आजकल मोबाइल का यूज अगर अच्छे सेंस में, ऐसी बहुत सी महिलाएं जिसके लिए कोई रोजगार नहीं है, उसको रोजगार चाहिए, सिलाई मशीन चाहिए, वो मोबाइल को उठा करके रोजगार करने लग जाएगी। एक जो कि 8 पास लेडी है, क्या वो मोबाइल से रोजगार प्राप्त कर सकती है? अगर आप उसको सिलाई मशीन देते तो मेरे ख्याल से वो एक अपना रोजगार करती, स्वरोजगार के लिए उसे कुछ प्रदान करते। तो आप कहती है मोबाइल रोजगार का साधन है? सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल इसलिए दिया है, एक बेटा यदि माँ को मोबाइल नहीं दिला सकता है, बेटा यदि बाहर है किसी के थ्रू जैसे बात करनी है, तो वो बेटा उससे बात और जानकारी कर सकता है। आज जो युवा है, जो आज ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, एक मिनट उनकी बात सुन लेते हैं। आज जो ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, आज जो पढ़े लिखे हैं, वो सब आज मोबाइल से ऑनलाइन बिजनेस घर बैठे कर रहे हैं। मैडम अभी हमारी अधिकतर महिलाएं ऐसी जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो 7th 8th पास भी किया, शिक्षा से वंचित है। अभी काफी महिलाएं शिक्षा से वंचित भी है। आप उनको और वंचित रखना चाहते हो, इसलिए मोबाइल नहीं देना चाहते। एजुकेशन के बावजूद आप उनको नई टेक्नोलॉजी से उनका सामना नहीं करवाना चाहते हो, इसलिए आप मोबाइल नहीं देना चाह रहे। आज हमारी कांग्रेस की बहन सिर्फ ये कह रही है कि आज मोबाइल से आज राजस्थान की महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर लेगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमीनी स्तर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमीनी स्तर पर काम करना पसंद करती है। इसलिए आज बालिकाओं को केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त देने की बात कर रही है, उन्हें सहायता राशि प्रदान करने की बात कर रही है, हमने उन्हें सारी सुविधाएं बालिका शिक्षा मुफ्त कर रखी थी, इसको आपने बंद कर दिया। पीजी तक की बंद करके आपने केवल पीजी तक किया। हम पीजी तक की बात कर रहे हैं। आपने एहसान कर दिया, पीजी क्या की बात कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन मैडम कह रही है कोविड के समय नहीं, आपने स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बात कर रहे हो, आपको पीजी का मतलब भी नहीं कोविड के समय बताया। में मोबाइल से ही पढ़ाया गया था। आप ये कह रही हैं, एक सेकंड सर, जो बोला मैं उसका जवाब उनसे चाहूंगी।
ये कह रहे हैं केजी से पीजी तक की शिक्षा, आपके हिसाब से पीजी आप पोस्ट ग्रेजुएट तक हमारे भी तो यही मुफ्त थी। हमने कब छात्राओं से पैसे लिए पीजी तक के? आप जवाब दें अगर आपके पास कोई छात्र हो। हमने तो पूरी निःशुल्क शिक्षा नहीं है। यहाँ तक कि कंपटीशन की तैयारी तक के लिए, कंपटीशन की तैयारी तक के लिए होमवर्क दे रहे हाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी योजना को बंद नहीं किया। स्कॉलरशिप तक राज्य सरकार द्वारा दी जा रही थी, इन्होंने स्कॉलरशिप भी बंद कर दी। केवल पीजी तक कुछ शिक्षा नहीं, एजुकेशन फ्री थी पहले। नहीं, बिल्कुल कोई भी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद नहीं की। अगर बंद की है तो उसका कोई सबूत हो तो सामने रख दे। आज स्कॉलरशिप की कब घोषणा की गई आपकी सरकार द्वारा? जो स्कॉलरशिप मिल रही है ऑलरेडी, उसकी नई घोषणा कैसे कराई? तैयारी के लिए जो स्कॉलरशिप सभी योजनाएं जारी है, वो जारी है, वो जारी है। बजट में किसी भी योजना आप मान रहे हो कि हमारी योजनाएं आप लगातार हम नहीं चाह रहे आप हमारी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं कि आप नीति के अकॉर्डिंग चले। योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताई आई है। योजनाओं के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हम भी आपका स्वागत करते हैं। आप हमारी योजनाओं को योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त से चलती आ रही है, जिन्हें भी कंटिन्यू किया अशोक गहलोत सरकार ने उसमें कई योजनाओं को बंद करने का काम किया अशोक गहलोत सरकार ने। इतने बड़े वादे किए, पेट्रोल और डीजल से वेट क्यों नहीं हटाया? मोदी जी वादे नहीं करते हैं, मोदी जी गारंटी देते हैं। आज महिलाओं को घरेलू खर्चे चलाना, मोदी जी गारंटी देते हैं। मैं तो पैसे वालों का मजे ले रहा हूं। मेरा एक प्रश्न का जवाब दें आप। आप मेरा प्रश्न सुने। सुन लीजिए, आज का जो बजट आया है, एक बार रुक जाइए। इन्होंने कहा है कि योजनाएं जो पुरानी चलती आ रही है उसको आपने नाम चेंज किया और कंटिन्यू किया, और अभी आप कह रहे हैं कि पुरानी जो आपकी योजनाएं हैं उनको ये कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वही बात हो कि जो कर्ज में चल रही थी, ये कह रहे पुराना आपका कर्ज है, आप कह रहे पुराना उनका कर्ज है, तो ये तो बैक एंड थ्रो का गेम चलता रहेगा। ये तो हमारे अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना। इनको राज करना आता कहाँ? ये तो राज के लिए भी इनको दिल्ली जाना पड़ेगा, वहां से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। चलना तो कांग्रेस के राज करना आता है, नीतियां कांग्रेस ने बनाई है और उन्हीं नीतियों के अनुसार देश चल रहा है। इन भाई साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इन भाई साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस को निश्चित रूप से राज करना आता है। जिस तरह से उन्होंने 5 साल में राज किया, पेपर पे पेपर लीक कराए, बहुत ही शानदार राज किया है। पूरी जनता ने उसे देखा है। जो जिम्मेदार बना करके उन सबको जेल में भेजा है। सर पूरी बात सुन लीजिए। पेपर लीक में सभी जेल में, पेपर लीक में नंबर 1, दलित अत्याचार में नंबर 1, महिला अत्याचार में गरीब नंबर 1, गरीबों की उपेक्षा में नंबर 1, किसानों की उपेक्षा में नंबर 1। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें नंबर 1 राजस्थान की कांग्रेस सरकार नहीं रही? निश्चित रूप से बहुत अच्छा राज करना है। भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार आई, पेपर एक लड़की को मारा गया रात को, पेपर तो लीक, अत्याचार आपकी सरकार में नहीं हुआ। इस पे आप क्या कह रहे हैं? आसिंद के अंदर आसीन में बीजेपी का 18 साल की लड़की को मारा निर्मम गया। हत्या की गई। मांडल के सुरास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। वो गोली उसके पीछे व्यक्तिगत विवाद था, उनके पीछे व्यक्तिगत विवाद है, जिसके बीमारी वो थाने में चला गया। उसने कहा कि हाँ साहब हमारे व्यक्तिगत रंजिश है, आप किसी अपराध में पर्टिकुलर पार्टी का शिफ्ट नहीं कर सकते हो। आपके 2 महीने के कार्यकाल में कौन से अपराधों का आपने रोका है? आप इसका जवाब दें। हम लोगों ने और अपराधों को रोकने के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया? पहले कर्म किए उसे अब हमें रोकना पड़ रहा है ना, धीरे धीरे करके। मैं आपके भाई भट्टी कांड, लोगों को भट्टी कांड करके सिखा दिया है। सीएम साहब ने सिखा दिया। मैं कांग्रेस के हमारे भाई ने जो प्रश्न किया है कि कानून व्यवस्था को लेकर इस बजट में क्या प्रावधान किया है, 100% ये तय है कि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करके आए हैं, या आप बजट देखकर या पढ़कर नहीं आए हैं। सीधे सीधे आज इस बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कानून व्यवस्था और अपराधों पर नियंत्रण के लिए सीधी सीधी बात कही है। 200 करोड़ रुपए का फंड मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड दिया है। आपने बात पूरी होनी चाहिए। आगे एंटी टेररिस्ट, एंटी गैंगस्टर स्क्वाड की बात इस बजट में कही गई है। इस बजट में बालिकाओं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाडली सुरक्षा योजना की बात कही गई है। जगह जगह पर, अपेक्षित जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनकी सुरक्षा की बात कही गई है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए ब्लैक बेल्ट जैसी चीज को प्रशिक्षण के अंतर्गत स्पोर्ट्स कोटे में डालने की बात इस बजट में कही गई है। इसके अलावा
हर जिले में बच्चियों की, हमारी बेटियों की, हमारी बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड की स्थापना, एंटी रोमियो स्क्वाड की स्थापना स्थापना करने की हमारी सरकार द्वारा पहले की जा चुकी है। ये योजनाओं को आप अभी एप्लीकेशन करें। आपके द्वारा नवाचार इस बजट में क्या किया गया? आप नवाचार, आपने इस बजट में नवाचार आपकी सरकार ने क्या किया वो बताइए। अपराध को रोकने के लिए क्या किया जो बताइए। करोड़ के बजट आ रहे हैं वो तो जा रहे हैं, अपराध रोकने के लिए स्पेसिफिक क्या किया है? अपराधियों को किस प्रकार से रोका जाएगा? 170 से ज्यादा स्थानों पर महिला हेल्प डेस्क नहीं खुला हुआ था कांग्रेस सरकार में। 174 से ज्यादा थानों में महिला हेल्प डेस्क खोलने की बात, 174 थाने, 174 थानों में महिला हेल्प डेस्क की बात हो रही है। अभी नए साइबर थानों की बात नहीं हो रही है, महिला हेल्प डेस्क की बात हो रही है। सर आप रुक जाइए, अगर इस तरह से आप चिल्लाएंगे तो ये डिबेट यहाँ पे या तो खत्म होगी। अगर एक जना बोल रहा है तो एक जना बोलेगा। उनकी बात चलती थी, आप महिलाओं के लिए कुछ बता रहे थे, आप उसे कंटिन्यू करें। आपके लिए मैं आऊंगी आपकी तरफ भी आऊंगी। आप कंटिन्यू करें सर। मैंने इतनी बातें, अभी शायद मेरे भाई होमवर्क पूरा करके नहीं आए, मैंने सारी बातें कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर सामने रखी है। और जो आपको गलतफहमी, आप 74 की बात कर रहे हैं, साइबर थानों की बात कर रहे हैं, मैं 174 से ज्यादा थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने की बात कर रहा हूं। तो मैंने अभी तक जितनी भी चीजें बताई, लाडली सुरक्षा योजना हो, या फिर ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटे में लेने की बात हो, या फिर बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड स्थापित करने की बात हो, और या फिर आपके कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 200 करोड़ रुपए के फंड से पुलिस मॉडर्नाइजेशन की बात हो, ये सब व्यवस्थाएं कानून व्यवस्था में दी है। इसके अलावा एंटी गैंगस्टर टीम गठित करने की बात भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल शर्मा सरकार ने की है। चलिए सर, आपकी बात हो गई। अब आप कुछ कह रहे थे सेफ्टी के लिए। मेरा तो इनसे सवाल था कि इन्होंने घोषणा की है कि अपराध कैसे रोके जाएंगे, और अपराध रोकने के लिए क्या विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से या जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए ऐसा कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है कि अपराध को कैसे रोका जाए, किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए। ऐसी जागरूकता के संबंध में इनके द्वारा कोई नवाचार किया हो इस बजट में, तो मुझे बता दें कि इन्होंने ऐसा कोई नवाचार किया हो कि भाई अपराध को रोकेंगे, अपराध रुक जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन जागरूकता के साथ सीधे एक्शन मोड में है। महिला सुरक्षा को लेकर इतनी गंभीर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सीधे सीधे एक्शन मोड में है। सीधे सीधे एंटी रोमियो स्क्वाड की स्थापना की गई है, सीधे सीधे लाडली सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी महिला सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह के रियायत के मूड में नहीं है, या सीधे एक्शन होगा, और उसकी तस्वीर इस बजट में दिखा दी गई है। हर जगह सीसीटीवी पहले भी लगे हुए थे, सब जगह लगे हुए हैं। क्या इसको मतलब ध्यान रख के सख्ती से कोई कार्रवाई होगी? क्या अपराध नहीं होगा? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? पहले लगे हुए हैं, उसी की शुरुआत आपका रास्ता इसलिए नहीं हो रहे थे मैडम, तो इतना अपराध भी नहीं हुआ था गहलोत सरकार के राज में। अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1 रहा कांग्रेस गवर्नमेंट में। अभी 2 महीने में तो ऑल ओवर इंडिया में पहुंच गए। सर अब एक मिनट सुन लीजिए, महिला की बात हो रही है तो महिला का तो इस बजट में बहुत ही महिलाओं के लिए सराहनीय काम किया गया है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सेफ्टी की बात हो, या फिर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट की बात हो, सब जगह महिलाओं के लिए तो इसमें काम किया गया है। अच्छा रही तो भी राजस्थान की बात में, भीलवाड़ा की बात कर लेते हैं। आप कह रहे हो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया गया। आज महंगाई दर में दर बढ़ रही है, आज एक आम महिलाओं को घर खर्चा चलाना मुश्किल है ना। तो आज दूसरे राज्यों में जो वेट कम है, क्यों नहीं राजस्थान सरकार जो अभी वेट कम किया? आज पेट्रोल डीजल के भाव कम होते तो घरेलू खर्चे ऑटोमेटिक कम होते। आज आए दिन महंगाई इतनी कि आज सबसे पहले खाना पीना बहुत जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, तो उन्होंने सरकार ने महंगाई के ऊपर कोई राहत नहीं दी महिलाओं को। मैडम आप क्या बात कर रही हो? मुख्यमंत्री बनते सिलेंडर की जो घोषणा हुई है, शायद कटौती की गई है उसमें, शायद आप उससे अनभिज्ञ की, आपको ये मालूम नहीं है। दिया गया आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। जो योजना से जुड़े हुए हैं उन्हीं को ही फायदा है, बाकी आम आदमी को नहीं मिला है। कोई फायदा नहीं है। आप जनता से योजना वाले जिसके पास योजना से जुड़े हैं उनमें भी आधा एक बार फायदा है, आधा और तो बहस बहुत ज्यादा हीटअप हो रही है, इसलिए हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
जिस चर्चा पे हम रुके थे हम उसी को जारी करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा बजट से भटक गए थे, अब हम बजट पे रहते हैं। सबसे पहले तो बजट की जो बात आई है, बजट में हम आपको बता देते हैं कुछ प्लस पॉइंट जो बजट के हमने देखे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही है जो कि 4 बड़े शहरों में चल रही है। उसके बाद में एक जयपुर के पास में एक स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, जो भी जयपुर के पास में। इसके अलावा भी आप कई सारी ऐसी चीजें देख लें जो बड़ी बड़ी चीजें रही है, उनमें कहीं भीलवाड़ा का नाम नहीं है या भीलवाड़ा के आसपास की जगह का नाम नहीं है। तो इसलिए मैं मैडम से चाहूंगी कि भीलवाड़ा को इसमें बिल्कुल साइड में क्यों कर दिया। हम भीलवाड़ा के लोग हैं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैडम भीलवाड़ा ही नहीं, अभी कुछ जिले बाकी भी हैं और अभी वापिस अपना बजट आएगा लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें आप देखें अपनी घोषणाओं को। पर भीलवाड़ा ये को- अंतरिम बजट है ये। जी, पर भीलवाड़ा में काफी कम फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे आप अमीर लोग भी देख लीजिए, मिडिल क्लास लोग भी मिल जाएंगे और मजदूर श्रेणी के भी यहाँ पे आपको कई लोग मिल जाएंगे। तो भीलवाड़ा तो बहुत ही वर्सेटाइल है और यहाँ पे कितनी फैक्ट्रीज है, यहाँ पे कितना एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। उसके बाद में भीलवाड़ा को साइड में कर दिया। मैडम भीलवाड़ा में एक सिर्फ अपना ये है कि उद्योग से रिलेटेड जो बात है उससे अभी रहा है, और वो मैं पूरा आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय में जो नया बजट आएगा उसमें उद्योग से रिलेटेड जरूर भीलवाड़ा से रिलेटेड घोषणा होगी। 101% की उस वक्त होगी, पर बाकी की जो घोषणाएं हैं वो सब भीलवाड़ा पे भी तो लागू होगी जैसे दूसरे जिलों पे लागू होगी। चलिए, इनसे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो मुझे भीलवाड़ा की ये चीज दिखी, आपके हिसाब से ऐसी कोई चीज रही है जो इसमें भीलवाड़ा की कमी है? आज 7वीं विधानसभा से इनकी सरकार रही है, 7 ही विधायक इनके हैं, फिर भी, और सांसद भी शायद बीजेपी का है यहाँ से, फिर भी सीएम साहब ने, बीजेपी सरकार ने भीलवाड़े को कोई भी सौगात नहीं दी है, बिल्कुल भी। सौंदर्य आज वस्त्र नगरी कहलाता है, पूरे विश्व में भीलवाड़ा का नाम इस वस्त्र नगरी से है। यहाँ बड़े बड़े उद्योग है, धागे के नाम से में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एरिया है, लेकिन वहाँ इसमें इनको कुछ ना कुछ योजनाएं देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी इस पे फोकस नहीं किया। देखिए, हमारे कांग्रेस की बहन शायद अभी तक इस बजट को समझ नहीं पाई है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, ये अंतरिम बजट है। अभी चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुख्य बजट को पेश नहीं किया गया है, ये अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट में राज्य सरकार की योजनाओं को ही ज्यादा फोकस किया गया है। हालांकि ये भी तय है कि इन योजनाओं का सीधा सीधा इफेक्ट हर जिले में जाने वाला है, उसमें हमारा भीलवाड़ा जिला भी शामिल है। चलिए, अब इस बजट को सम अप करने के लिए एक बार हम सर से चाहेंगे, सर आप इसकी खामियां बताएंगे और आप उनके जवाब देंगे। सर, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट खामियां बतानी है। जैसा कि अभी हमारे बीजेपी के भाई अंकुर जी बोलिया बता रहे हैं कि तो अभी तक अंतरिम बजट है, इट मीन्स ये फाइनल बजट ही नहीं है। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अगर ये इसको फाइनल बजट नहीं मान रहे हैं, मेरे हिसाब से चर्चा का विषय ही नहीं है। जिस दिन इनकी फाइनल बजट की घोषणा होगी तभी चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा यही दिन एक लोकसभा चुनाव के बाद हमारा फाइनल बजट पेश होगा। इट मीन्स ये एक झुंझुना है जो जनता को पकड़ाया गया है, जिसको लोकसभा चुनाव तक आप बचाए। पर ये तो जो अभी का बजट है इसी के तर्ज पे तो आगे का बजट बनेगा, उसी से रिलेटेड होगा आगे का बजट। बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जो इन्होंने घोषणा की थी कि पेट्रोल के दाम हम वेट के माध्यम से कम करेंगे, एक तो वो उनकी घोषणा नहीं है। दूसरी, जो गैस सिलेंडर है, घरेलू गैस सिलेंडर, उसमें भी इनको आम जन को राहत देते हुए 450 रुपए जो छूट उज्ज्वला योजना में दी जा रही है प्रति सिलेंडर, वो 450 रुपए प्रति सिलेंडर प्रत्येक आम जन को जिनके नाम पर एलपीजी गैस सिलेंडर है उनको भी दी जानी चाहिए, ताकि रसोई पर महंगाई का भार कम हो सके। उसके अलावा कोई? उसके अलावा ये एलपीजी, पेट्रोल, एलपीजी और दूसरी सबसे बड़ी चीज रोजगार। अब इन्होंने कहा साहब 70,000 भर्तियां निकाली जाएगी। कब निकाली जाएगी? कोई कुछ नहीं, लोकसभा चुनाव बाद निकाली जाएगी। वैकेंसी कब निकाली जाएगी, इसके लिए इन्होंने जो अपने क्या वो आरपीएससी के माध्यम से जो एग्जाम होते हैं, तो क्या आरपीएससी को कोई सूचना दी है या ऐसी कोई टीम का अलग से गठन किया है कि इतनी तारीख को फलानी भर्तियां निकाली? कुल मिला के निराशाजनक, असंतोषजनक है जनता हाँ, को। पॉइंट टू पॉइंट कैलेंडर डिक्लेयर हो जाएगा, कैलेंडर डिक्लेयर होगा मैडम भर्तियों के लिए, तो वो कैलेंडर में सारी आपके पास सूचना आएगी कि अब भर्तियां हो रही है या इस डेट को होगी या ये होगी, जो आप बात कर रहे हैं उसका जवाब है। तो पेट्रोल डीजल, आप बताएंगे पेट्रोल डीजल?
देखिए, ऐसा है कि हमारे कांग्रेस के भाई ने अभी जो बात कही है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, मैंने शुरू में भी कहा कि 5 साल का ये सब कुछ 2 महीने में निकाल लेना चाहते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अगर कोई वादा किया है या कोई गारंटी दी है, तो उस गारंटी से कोई मुकरा नहीं है या उस वादे से कोई पीछे नहीं हटा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उस वादे को अभी के अभी पूरा करना है या उस गारंटी को अभी के अभी निभाना है, तो वो शायद संभव हो नहीं पाता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट में यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करने वाले हैं। हालांकि ठीक है, इस बजट में, अंतरिम बजट में पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं अभी भी है। ऐसा नहीं है कि कम नहीं होंगे, निश्चित रूप से होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने अगर कोई गारंटी ली है तो उस गारंटी के पूरे होने की भी पूरी गारंटी है। एक मेरा आज तक तो दूसरी बात- प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरी की बात- एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। मैम, रुक जाइए। मैं दूसरी बात, मैं छोटी सी बात, बिल्कुल एलपीजी की भी बात करेंगे, रोजगार की भी बात करेंगे। मैं इस पूरे बजट को समअप कर देता हूँ। नहीं सर, पहले इनके ठीक है, सवाल का एलपीजी की बात करते हैं। आज इन्हें एलपीजी से हमारे सब राज्य की जनता का ख्याल आ रहा है, चिंता हो रही है। पिछले 5 सालों में नहीं हुई। आज ये कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के परिवारों को ही क्यों एलपीजी गैस दी जा रही है, पूरी जनता को क्यों नहीं दे रही है। तो क्या ये चिंता 5 साल में इनके सामने नहीं आई कि हमारी राज्य की जनता को एलपीजी गैस 450 रुपए में मिलनी चाहिए या न्यूनतम दामों पर मिलनी चाहिए। ये सिर्फ झुंझुना है, राजनीतिक झुंझुना है जो ये बजा रहे हैं, और कुछ नहीं है। इन्हें ये नहीं दिख रहा है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर की योजना को लागू किया गया और राजस्थान के 73 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इन्हें इसका सकारात्मक पक्ष नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ये इसका नकारात्मक पक्ष सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। दूसरी बात आपने रोजगार की कि 70,000 रोजगार दिए जाने की बात इस बजट में कही गई है। तो निश्चित रूप से 70,000 रोजगार की बात कही है, तो शायद आपने अगर ये बजट अच्छे से सुना नहीं है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आगामी वर्ष में, यानी कि इस वर्ष में 70,000 रोजगार दिए जाएंगे। दूसरी बात कही कि आरपीएससी को इन्फॉर्म किया और किसी विभाग को इन्फॉर्म किया, तो शायद आपको यह भी नहीं पता कि ये विभागीय प्रक्रिया है, इसको बजट में नहीं लाया जाता है। आज वैकेंसी जो निकलेगी उसका जो नोटिफिकेशन देना है, जो सूचना विभाग को देनी है या उसके माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से भर्तियां करानी है, तो ये विभागीय प्रक्रिया है, इसको बजट में कभी नहीं लाया जाता है। हाँ, ये हम दम ठोक कर कहते हैं कि अगर 70,000 रोजगार देने की गारंटी हमारी राजस्थान की सरकार ने ली है, तो वो 70,000 भर्तियां आगामी वर्ष में की जाएगी, इस गारंटी को पूरा किया जाएगा। चलिए सर, रुकिए। इसके अलावा क्या आपको कोई खामी नजर आ रही है? मेरा तो एक प्रश्न इनसे और था कि महंगाई को रोकने के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं? बढ़ती हुई महंगाई से आमजन कैसे राहत पाए? महंगाई के एक बार ये इससे पहले जवाब दें। मेरे 1-2 सवाल हैं जो कि कांग्रेस नहीं पेश कर पा रही है। एक चीज जो मैंने नोटिस करी, मैं सेंटर का बजट भी पूरा सुना था और मैंने स्टेट का बजट भी पूरा सुना है। सेंटर के बजट में आपने चीज नोटिस करी हो, कमर्शियल टैक्स को घटा के 22% किया गया था। मतलब जो अमीर लोग हैं, जिनकी फैक्ट्री है, कंपनी है, बड़े बड़े अमीर लगे, उनका टैक्स कम कर दिया गया। इस बजट में अपन नोटिस करते हैं, इसमें किसानों के लिए, लघु आय के लोगों के लिए, श्रमिकों के लिए बहुत फैसिलिटीज है। बहुत सराहनीय बात है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा चीज है ये। लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए इस बजट में ना मुझे सेंटर के बजट में कुछ दिखा, ना मुझे इस बजट में कुछ दिखा। दूसरी चीज, सौंदर्यीकरण की बात पे दिया कुमारी जी के जब वो दे रही थी स्पीच, काफी तालियां बजी थी, क्योंकि सौंदर्यीकरण के लिए काफी चीजों का वो सौंदर्यीकरण की बात करी गई है, काफी देवस्थानों के सौंदर्यीकरण की बात की गई है। पर भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो हमें भीलवाड़ा में सौंदर्यीकरण मैटर नहीं करता है। भीलवाड़ा की जो पॉल्यूशन स्टेटस आप देख लो, अगर इसमें बहुत ज्यादा भीलवाड़ा ने काफी नाम कमाया ना वस्त नगरी नाम से, तो भीलवाड़ा की मिट्टी और भीलवाड़ा का पानी उतना ही बढ़िया खराब हुआ है। भीलवाड़ा की मिट्टी में आप किसी तरह की फसल को आप नॉर्मल उठा के गार्डन सॉइल करके देख लो, नहीं उग पाएगा। पानी बहुत खराब है। सौंदर्यीकरण की जगह अगर पॉल्यूशन को आप ज्यादा पॉइंट करते राजस्थान में, भीलवाड़ा में, तो ज्यादा बेटर होगा। अब आप सिर्फ तीनों सवाल के जवाब बताएंगे, महंगाई, पॉल्यूशन और ये जो मिडिल क्लास लोग हैं। देखिए, सबसे पहले अगर महंगाई की बात करें, सीधे महंगाई की बात को हम कुछ अलग अलग क्षेत्रों से जोड़कर अगर देखें, तो इस बजट में सबसे पहली बात, आज बिजली की अगर बात करते हैं, आज अच्छा ये भी हमने इसी बजट के माध्यम से जाना है कि अगर मैं बात करूं बिजली की, तो आज इस बजट के माध्यम से हमें पता चला है कि पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार,
डिस्कॉम के माध्यम से 88,700 करोड़ का भार इस पर छोड़ गई। और सभी बिजली कंपनियों की बात करें तो 1,39,000 करोड़ से भी ज्यादा का भार इन कंपनियों के ऊपर है। तो बिजली तो महंगी होनी थी, इन्होंने कोई ऐसी पुख्ता योजना नहीं बनाई, इन्होंने ऐसे कोई प्लान नहीं बनाया कि जिससे बिजली को इतना भार को कम किया जा सके, बिजली से जो महंगाई बढ़ रही है उस बिजली की दरों को कम किया जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने आज इस समस्या को समझा है। इस भार को देखने के बाद भी उन्होंने बिजली के क्षेत्र में काम करके जनता को इससे राहत दिलाने की बात की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सूर्योदय योजना किसी से छुपी हुई नहीं है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के वक्त उन्होंने जो घोषणा की उसी को इंप्लीमेंट करते हुए राजस्थान में भी घरों में 5 लाख घरों तक सोलर एनर्जी पहुंचाने की बात और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात इस बजट में कही गई है। दूसरी बात आपने कही कि कॉमर्शियल टैक्स केंद्रीय बजट में कम हुआ था, तो राजस्थान की बात करें यहाँ इस बजट में लैंड टैक्स खत्म कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, लैंड टैक्स खत्म कर दिया गया है। मेरा टॉपिक ये था कि मिडिल क्लास के लिए क्या। सर जल्दी से पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। आपने पर्यावरण और पोल्यूशन की भी बात की, वो कहना छूट गया। प्रदूषण को लेकर आपने जैसे बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल और 500 बस शुरू करने की बात की गई है, तो निश्चित रूप से महानगरों से इसकी शुरुआत हुई है और इसे बढ़ाते बढ़ाते कड़ी से कड़ी जुड़ते वक्त जिला स्तर पर भी ये पार्ट इलेक्ट्रिक बसों वाला आएगा। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, इसके लिए भी करोड़ों रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है, उसका भी सीधा सीधा इफेक्ट भीलवाड़ा जिले पर देखने को मिलेगा। धार्मिक स्थलों की बात की है, 20 धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण विकसित करने के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान है, जिसमें आसीन की देव नारायण भगवान की भूमि को भी शामिल किया गया है। यह भी एक भीलवाड़ा की एक उपलब्धि है। तो भीलवाड़ा हर तरह से इस बजट से जुड़ा हुआ है, कहीं भी अछूता नहीं रहा है। हालांकि बजट को लेकर अगर बात करना चाहें, टाइम की हमारे पास कमी है, समय कम है। अगर इस बजट को पढ़ना शुरू करें, इसकी कुछ मुख्य बातों को भी सामने लाएं तो लगभग 1 से 1.5 घंटा और लग जाएगा। इस बजट में कहीं कमी नहीं है। ये सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी राजस्थान सरकार की ओर से पेश किया हुआ जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है। और नरेंद्र भाई मोदी ने जो 2047 में विकसित भारत की कल्पना रखी है, तो उसी कड़ी में ये विकसित राजस्थान की ओर बढ़ने वाला एक बजट कहा जा सकता है। चलिए, हमने कांग्रेस के सवाल सुन लिए हैं। कांग्रेस के सवालों का बीजेपी ने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दे दिया है। कुछ जगह पर हमको ऐसा लगा है कि तर्क है, जवाब नहीं है, पर सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ तर्क है। पर कोई बात नहीं, इस चीज पे हम वेट करेंगे। अंतिम बजट का हम बिल्कुल अभी इंतजार करेंगे, देखते हैं अंतिम बजट में क्या होगा।